प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मंडोर के प्रतिहारों एवं मेहर भोज के विषय में चर्चा करेंगे। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण शाखा थी। इसका आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र के वंशज रज्जल और दह थे। दो और भाई भोगभट्ट और कदक थे। रज्जल का पुत्र नरभट्ट हुआ, इसे पेला पेले भी कहा जाता था। उसका पुत्र नागभट्ट बड़ा प्रतापी शासक हुआ। जब उसने देखा मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, उसने अपनी राजधानी को यहाँ से बदलकर मेड़ता स्थापित किया। नागभट्ट के 3 पीढ़ी बाद मंडोर के प्रतिहार वंश में शिलुक नाम का राजा हुआ। शिलुक के बाद उसका पुत्र झोट मंडोर के प्रतिहारों का शासक बना। उसका पुत्र बिल्लादित्य सिंहासन पर बैठा। वह पिता की भांति राज्य छोड़कर हरिद्वार चला गया, वहीं अपने प्राण त्यागे। बिल्लादित्य के बाद उसका लड़का कक्क सिंहासन पर बैठा। कक्क के बाद बाउक सिंहासनारूढ़ हुआ। बाउक के बाद उसका सौतेला भाई कक्कुक मंडोर के प्रतिहारों का शासक बना। उसने विक्रम संवत 918 या 861 ईस्वी में 2 शिलालेख चिन्ह करवाए, जो घटियालेख के शिलालेख के नाम से विख्यात हैं। कक्कु के उत्तराधिकारी के बारे में हमें नाम मात्र की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। संभवतः वे लोग दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समय तक मंडोर के स्वामी बने रहे होंगे। इस स्थिति में उन्होंने जालौर और कन्नौज के सामाजिक प्रतिहारों की महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त की होगी। मंडोर के प्रतिहारों के क्रम में उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में सबसे प्रतापी शासक मेहर भोज की चर्चा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज जीतकर गुर्जर प्रतिहारों के वर्चस्व को पुनर्धिष्ठित किया। चूंकि चक्रायुध बंगाल के धर्मपाल का आश्रित राजा था, अतः धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, परंतु घमासान युद्ध में नागभट्ट द्वितीय को विजय प्राप्त हुई। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र गद्दी पर बैठा। रामभद्र के बाद उसका पुत्र भोज 836 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह इतिहास में मेहर भोज के नाम से विख्यात है। वह अपने समय में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। उसने आदिवाराह, प्रभास आदि उपाधियां ग्रहण की थी। मेहर भोज ने कालिंजर और गुजरत्रा पर अधिकार कर लिया। उसने गुहिल और कलचुरियों पर भी विजय प्राप्त की। उसने बंगाल के पालों के साथ संघर्ष करते हुए कादेकुब्ज में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिया। उस समय बंगाल में उसका समकालीन पाल शासक देवपाल था। उसने देवपाल के साथ संघर्ष किया। दोनों के शक्ति परीक्षण के अंतर्गत कहल अभिलेख के अनुसार गुणाम्बोधिदेव ने गौड़ सम्राट के ऐश्वर्य को हर लिया। पूर्व में बता दिया जा चुका है कि गुणाम्बोधिदेव भोज का समकालीन तथा अधीन शासक था। गुणाम्बोधिदेव ने भोज के साथ पाल शासक देवपाल को पराजित किया। ग्वालियर अभिलेख से इस कथन की पुष्टि होती है। दक्षिण पश्चिम के प्रदेशों पर मेहर भोज ने सैनिक अभियान किया। प्रतापगढ़ के अभिलेख से विदित होता है कि भोज ने दक्षिण में अनेक सैनिक अभियान किए थे। उसने चौहानों की सहायता से दक्षिणी राजपूताना और अवंती के चारों ओर के प्रदेशों पर, जो नर्मदा तक फैले हुए थे, अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय के समय से ही गुर्जर प्रतिहार के सामंत के रूप में चौहान शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चौहान गुहक की बहन कलावती अपने पति कन्नौज सम्राट के अत्यधिक निकट थी। कन्नौज सम्राट का समीकरण मेहर भोज से हो सकता है, क्योंकि कलावती के पितामह गुहक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था। ऊना ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि बलवर्मन ने हूणों से पृथ्वी को मुक्त किया था। भोज ने रेवतक के वनों में अपनी सेना भेज दी और सूर्य क्षेत्र तक अपनी सेनाएं भेजी। 919 ईस्वी के देव अभिलेख से ज्ञात होता है कि भोज ने विष्णुराम को अपना महासामंत नियुक्त कर रखा था। राष्ट्रकूटों से युद्ध। भोज के दक्षिण पश्चिम अभिलेख के अनुसार प्रतिहार सीमाएं राष्ट्रकूट जाति के निकट पहुंच गई। राष्ट्रकूट प्रतिहारों के परंपरागत शत्रु थे, जिसका कारण भोज ने किया था। काम में अधिक सफल नहीं रहा। बगुआ अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूटों की विद्युत शाखा गुजरात शहर के झोल ने उसे सुगमता से पराजित कर दिया। यह पराजय 867 ईस्वी में भी बताई जाती है। 888 ईस्वी के बगुआ अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूटों ने गुजरात सामंत ने उज्जैनी में शत्रु को पराजित किया। जब पिछले द्वितीय सैनिक गतिविधियों में उलझा हुआ था, तब
मिहिर भोज ने अपना अभियान आरंभ किया और उन्हें परास्त किया। उत्तर पश्चिम में अभियान के अंतर्गत मिहिर भोज ने पहेवा शिलालेख के अनुसार थक्कै वंश के राज्य के कुछ वंशों पर अधिकार किया। ये थक्कै बाद में थक्का कहलाए। साम्राज्य विस्तार के आधार पर मिहिर भोज का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसकी सैनिक गतिविधियों के आधार पर कहा जा सकता है कि भोज ने कन्नौज की सीमाओं को चौमुखी बनाने का प्रयास किया। उसने एक सुगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की। उसके पास अत्यधिक संपत्ति थी। उसके पास सोने चांदी की उसके राज्य में खाना थी। उसका राज्य डाकों से पूर्णतः मुक्त था। उसकी मुद्राएं चांदी की और मिश्रित धातु की बनी हुई हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ने यह मत प्रतिपादित किया है कि मिहिर भोज ने तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने के अभिप्राय से कुछ समय के लिए राजकाज अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल की ज्ञात तिथि 893 ईस्वी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने 889 ईस्वी के आसपास अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था। आहट शिलालेख से पता चलता है कि भोज 1904-5 ईस्वी तक जीवित था। इसके बाद हमें भोज का कोई शिलालेख प्राप्त नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का बड़ा ही शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक था। उसने सबसे श्लाघनीय कार्य यह किया था, उसने अरब या मुस्लिम आक्रमणकारियों की प्रगति को रोक दिया। उन्हें दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ने का दुस्साहस नहीं हुआ। यदि वह मुसलमानों की प्रगति को रोकने में सफल हो जाता तो मुसलमानों का पश्चिम और दक्षिण के भारत के बहुत बड़े भाग पर प्रभुत्व हो जाता। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने मिहिर भोज के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि भोज ने प्रबल शासक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। वह अपने राज्य में शांति बनाए रखने और बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करने में सफल रहा और मुसलमानों के आक्रमण के विरुद्ध एक सुरक्षा दीवार की भांति खड़ा था और अपने उत्तराधिकारियों के लिए अपने कार्य को विरासत के रूप में छोड़ गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा, सत्य तो यह है कि भोज ने जिस संगठित और केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना की वह शताब्दियों तक उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में चलती रही। वस्तुतः मिहिर भोज के समय में एक बार पुनः उत्तरी भारत में शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। मिहिर भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल अपने पिता योग्य पिता का योग्य पुत्र था। उसके सौतेले भाई महिपाल ने उसका राज्य छीन लिया। महिपाल के समय में इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। महिपाल की मृत्यु के बाद महेंद्रपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके बाद देवपाल राजा हुआ। इसके समय में साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। चंदेलों ने जो पहले उसके सामंत थे उसका विरोध करते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। विजयपाल के शासन काल तक गुजरात के चालुक्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बार मालवा में स्वतंत्र हो गए। महिपाल के उत्तराधिकारी में ऐसा कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो उस वंश के गौरव को पुनर्जीवित कर सके। राज्यपाल के राज्यकाल में उसका राज्य केवल गंगा यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक सीमित हो गया। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल ने बिना आत्मसमर्पण कर दिया। गजनी के लौट जाने पर चंदेलदेश विजयधर ने राज्यपाल को कायरता का दंड देने के लिए उस पर आक्रमणकारी दिनों से मार डाला। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार के पश्चात लगभग 1090 ईस्वी में गढ़वाल वंश के चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कन्नौज का राज्य गढ़वालों के अधिकार में चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कितना मिनट?